अब आगे देखते हैं, क्या जो सोलर रेडिएशन है इसकी क्वालिटी भी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ में? हाँ करती है। हमें पता है हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कितना डरते हैं, क्योंकि वो कितना हार्मफुल है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी तो सनलाइट से आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी सनलाइट हमारे लिए सही है ना। सनलाइट का कुछ पार्ट, सोलर रेडिएशन का कुछ पार्ट हमारे लिए डेंजरस भी है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज। उसके बाद जो विजिबल स्पेक्ट्रम है हमारा, वो हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ये ही फूड को जनरेट करने का एक माध्यम बनता है। अब जो मैरीन और प्लांट्स हैं जो समुद्र में रहते हैं, क्या इनके लिए सारा विजिबल स्पेक्ट्रम अवेलेबल है? देखिए, विजिबल स्पेक्ट्रम लैंड प्लांट्स के लिए तो पूरा अवेलेबल है, लेकिन जो मैरीन प्लांट्स हैं क्या उनके लिए पूरा का पूरा अवेलेबल है? क्या सारे कलर कंपोनेंट्स विजिबल स्पेक्ट्रम के उनको मिल पा रहे हैं? आंसर है नहीं मिल पा रहे। क्यों नहीं मिल पा रहे? बिकॉज जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, अगर उसको हम स्टडी करें, देखिए जरा इधर इधर बात करते हैं आपसे। आप इसको ऐसे विपग्योर से आप इसको याद रखते हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ जो है ना, वो किसकी है? रेड लॉन्गर वेवलेंथ है। और सबसे ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है? वायलेट, इंडिगो, ये कलर्स जो हैं शॉर्टर वेवलेंथ। तो ये जो अपना ब्लू जोन है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी लॉन्ग वेवलेंथ वाले की कम है। तो लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो लाइट होगी वो वीक होगी, ठीक है ना, और वो ओशन में नीचे तक नहीं जा पाएगी। वेयर एज द शॉर्टर वेवलेंथ लाइट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड दे गो डीप इनटू द ओशंस। अब इमेजिन करो, ओशन सरफेस है, यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम एल्गी कहते हैं, ठीक है ना। अब उनका कलर आपको कैसा नज़र आने वाला है? हमें उनका कलर रेड नज़र आने वाला है। तो रेड एल्गी आपको कहाँ मिलेगी? डीप इन द ओशन। वाई इट इज़ फाउंड डीप इन द ओशन एंड वाई वी? बिकॉज हमें तो पता है कि वो जो लाइट ऊपर से आ रही है, वो सबसे नीचे कौन सी लाइट आ पा रही है? ब्लू आ पा रही है सबसे नीचे। रेड इतना नीचे तक नहीं आ पा रही है। रेड लाइट कहाँ रह जा रही है? बीच में कहीं नहीं आ पा रही है। वाई? बिकॉज रेड की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, ब्लू स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ। तो अब समझ लीजिए, अगर ये ब्लू लाइट एब्जॉर्ब होगी तो रिफ्लेक्ट कौन सी लाइट होगी? रेड लाइट। तभी तो वो नीचे जो एल्गी रह रही है वो हमको रेड नजर आती है, ठीक है ना। तो हमारे समझ में आ गया कि अमंग द रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी which is likely to be found in the deepest waters, red algae is found in the deep waters because it absorbs the blue wavelength light, and because it absorbs the blue wavelength light it reflects the red light and so it appears red. तो यहाँ पर हमारा जो है आंसर इससे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है अपना ये वाला, तो रेड वाली एल्गी मिलेगी आपको गहरे पानी में। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट पढ़ते हैं बायोटिक फैक्टर में, दैट इज द सॉइल। सॉइल का जो नेचर है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। मिट्टी अपना रंग बदलती है, अपनी नेचर बदलती है। और ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही है? सॉइल इतनी चेंज क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, वहाँ की जो जलवायु है उसके कारण। और सॉइल कौन सी चट्टानों से बनी है? वेदरिंग प्रोसेस। बिकॉज सॉइल जो है उसको बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। और वेदरिंग जो है उसमें बहुत सारी कंडीशंस काम करती हैं। उसमें सनलाइट का रोल होता है, उसमें वाटर का रोल होता है, उसमें एयर का रोल होता है, उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स का भी रोल होता है। सॉइल किस प्रकार की है? क्या वो ट्रांसपोर्ट करके आई है, यानी एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके आई है, ट्रांसपोर्ट होकर के आई है, या पानी से बह के आई है? सेडिमेंट्री है वो, है ना।
जमा हो गई है आकर के दूसरी जगहों से। तो सॉइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ये एक फैक्टर है इस बात को डिटरमाइन करने में कि सॉइल कैसी हो। सॉइल की कंपोजिशन, उसका ग्रेन साइज यानी उसका पार्टिकल साइज, सॉइल आपस में कैसे एग्रीगेट करती है ना, उसके बीच में से पानी होकर के कैसे बहता है, परकोलेशन, सॉइल में पानी किस तरह रिसता है ना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो कितना पानी अपने अंदर जमा कर पाती है, होल्ड कर पाती है, दैट इज़ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर किसी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप उसमें आराम से क्या लगा सकते हो, राइस लगा सकते हो आप आराम से। बिकॉज सपोज ये सॉइल सरफेस है और इसके ऊपर आपने पानी डाला हुआ है, तो पानी बहुत बहुत स्लोली परकोलेट करेगा, तो पानी बहुत समय तक ऊपर रहेगा, जिस पे आसानी से आप अपना फसल लगा सकते हो, राइस लगा सकते हो इजीली। तो परकोलेशन पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्रॉप लगाओगे। अगर बहुत तेज़ी से पानी बह जाएगा नीचे तो कभी नहीं लगा पाओगे राइस आप, है ना। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और परकोलेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। परकोलेशन ज़्यादा होगा तो राइस नहीं लगा पाओगे, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो राइस लगा दोगे। इसके अलावा पीएच, यानी सॉइल का पीएच कैसा है। ज़्यादा एसिडिक सॉइल और ज़्यादा बेसिक सॉइल ख़राब होती है एग्रीकल्चर के लिए। जो नियर न्यूट्रल पीएच होता है वो अच्छा होता है। मिनरल कंपोजिशन, भाई उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्या कंपोजिशन है। एंड द टोपोग्राफी, तो टोपोग्राफी आपको नया वर्ड मिला होगा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टोपोग्राफी क्या होती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ लैंड एंड वाटर फीचर्स of a given area. Topography is termed as the study of land and water features of area, ठीक है ना। किसी भी गिवन एरिया के पानी और वहाँ की जो ज़मीन है उसकी स्टडी करना टोपोग्राफी कहलाती है। तो ज़मीन की क्वालिटी कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सॉइल में वाटर होल्डिंग कैसी है, परकोलेशन कैसा है, वहाँ उसका ग्रेन साइज़ कैसा है, उसका पीएच कैसा है, मिनरल कंपोजिशन कैसी है, और वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, ये सब चीज़ें। और इस सब से फिर जो एनिमल लाइफ है ये जुड़ी हुई है, क्योंकि जब प्लांट वहाँ पर होंगे तब जाके एनिमल्स हो पाएंगे। इसी प्रकार से एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो नीचे ज़मीन होती है, वहाँ का जो फ्लोर होता है, जो सेडिमेंट होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताती है कि जो बेंथिक एनिमल्स हैं वो वहाँ रह पाएंगे कि नहीं, या कैसे बेंथिक एनिमल्स वहाँ पर रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। कल नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।